17 जनवरी 2014 दिल्ली के एक आलीशान होटल के कमरे में एक 51 साल की महिला मृत पाई जाती है जिसका नाम था सुनंदा पुष्कर। एक ऐसी औरत जिसकी ज़िंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। कश्मीर से शुरू हुई ज़िंदगी, दुबई में बिजनेस से लेकर कनाडा तक का सफ़र, और फिर भारत की राजनीति के सबसे चर्चित नामों में से एक शशि थरूर के साथ शादी। लेकिन उनकी मौत से ठीक 2 दिन पहले उनकी पर्सनल लाइफ अचानक पूरे देश के सामने आ जाती है। ट्विटर, जो आज का एक्स है, उस पर कुछ ऐसे मैसेजेस सामने आते हैं जिनमें एक पाकिस्तानी पत्रकार का भी नाम शामिल होता है। फिर पति पत्नी की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट सामने आता है कि उनके बीच की सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं, और उसके ठीक अगले ही दिन सुनंदा पुष्कर एक 5 स्टार होटल में डेड मिलती हैं। इन्वेस्टिगेशन की स्टार्टिंग में कहा गया कि ये एक सुसाइड है, फिर सुनने को मिलता है कि पुष्कर ड्रग ओवरडोज का शिकार हुई हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है कि द कॉज ऑफ डेथ वाज पॉइजनिंग। और फिर जनवरी 2015 में दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट में सुनंदा पुष्कर की हत्या की बात भी सामने आती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जिस व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा शक की उंगलियां उठ रही थीं वो कोई बाहरी इंसान नहीं बल्कि उनके अपने पति शशि थरूर ही थे। मगर जो बात इस केस को और भी मिस्टीरियस बनाती है वो ये है कि शशि थरूर को भी 2021 में दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने सभी चार्जेस से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और आज कई सालों बाद भी ये सवाल पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ कि आखिर उस रात सुनंदा पुष्कर के साथ हुआ क्या था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम एंड कॉन्शियसनेस। आज की कहानी सिर्फ एक हाई प्रोफाइल डेथ या मर्डर की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक औरत की ज़िंदगी की बेहद कंट्रोवर्शियल मैरिज के साथ साथ एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की। एक ऐसी मिस्टीरियस डेथ जिसकी मिस्ट्री शायद आज तक कहीं ना कहीं उसी कमरे के अंदर बंद है, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट के बदलते कंक्लूजन के साथ साथ एक ऐसे इन्वेस्टिगेशन जिसमें कई साल बीत जाने के बाद भी सवाल ज़्यादा दिखाई देते हैं और जवाब कम। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो में हम किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी एलिगेशन और कोर्ट द्वारा साबित क्राइम में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। इस कहानी में जो पुलिस ने कहा, जो मेडिकल रिपोर्ट्स में सामने आया, जो दलीलें कोर्ट में पेश की गई और जो सिर्फ स्पेकुलेशन था, हम इन सब को अलग अलग रखेंगे, क्योंकि इस मिस्ट्री को समझने के लिए इमोशन नहीं बल्कि क्रोनोलॉजी का समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वापस चलते हैं 2010 में। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सुनंदा पुष्कर का जन्म 27 जून 1962 को स्पोर जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। वो एक कश्मीरी पंडित परिवार से थी जिनके ज़्यादातर फैमिली मेंबर्स आर्मी में थे या तो बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। उन्होंने श्रीनगर से पढ़ाई पूरी की और बाद में दुबई चली गई। उनकी ज़िंदगी में बिजनेस, मैरिज और पर्सनल स्ट्रगल के कई सारे चैप्टर्स एक के बाद एक जुड़ने लगते हैं। उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट में काम किया, मार्केटिंग में काम किया, जिसके बाद वो कनाडा गई और बाद में दुबई के रियल एस्टेट और कॉरपोरेट सेक्टर में जुड़ गई। उनकी फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत मजबूत हो गई थी। यानी सुनंदा पुष्कर सिर्फ किसी पॉलिटिशियन की पत्नी नहीं थी बल्कि उनकी अपनी भी एक पहचान थी, जो आम तौर पर बिजनेस वुमेन, एंटरप्रेन्योर और एक सोशल पर्सनैलिटी मानी जाती है। लेकिन भारत में उनकी पहचान सबसे ज़्यादा तब चर्चा में आई जब उनका नाम शशि थरूर के साथ जुड़ जाता है, जब उन दोनों की 2010 में शादी हो जाती है। और यहीं से सुनंदा पुष्कर की ज़िंदगी का एक नया और बेहद कंट्रोवर्शियल चैप्टर शुरू होता है। साल 2010 में शशि थरूर भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट के ओहदे पर काम कर रहे थे और इसी दौरान आईपीएल की एक टीम को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। रेंडेजवस स्पोर्ट्स वर्ल्ड नाम की कंपनी कोची टस्कर्स केरला के लिए बिड करती है और सुनंदा पुष्कर को इस कंपनी से बड़ी वैल्यू की स्वीट इक्विटी मिलने की बात सामने आती है। और सुनंदा को मिली हिस्सेदारी का संबंध शशि थरूर की पॉलिटिकल पोजीशन से जोड़ दिया जाता है। थरूर ने अपनी सफाई में किसी गलत काम में शामिल होने से साफ इनकार भी किया और सुनंदा ने भी अपनी बिजनेस एक्सपर्टीज को अपनी भूमिका का आधार बताते हुए बहुत डिफेंड करने की कोशिश की। लेकिन कंट्रोवर्सी बहुत बढ़ गई।
और आखिरकार शशि थरूर को मिनिस्ट्रियल पोजीशन से इस्तीफा देना पड़ा। यानी सुनंदा और थरूर की पर्सनल लाइफ पहले ही पब्लिक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। अब हम आते हैं उस मोड़ पर जहां से इस कहानी में एक खौफनाक और सस्पेंस से भरा मोड़ आता है। 15 जनवरी 2014 को अचानक पूरे देश में हलचल मच जाती है, क्योंकि शशि थरूर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कुछ प्राइवेट और बेहद पर्सनल मैसेजेस ट्वीट हो जाते हैं। इन मैसेजेस में पाकिस्तान की एक सीनियर जर्नलिस्ट मेहर तरार का नाम सामने आता है। बात को दबाते हुए शुरू में कहा गया कि थरूर का अकाउंट हैक हो गया है, लेकिन तभी सुनंदा खुद सामने आई और उन्होंने मीडिया से कहा उनका अकाउंट हैक नहीं हुआ है, वो ट्वीट्स मैंने किए हैं। मेहर तरार मेरे पति का पीछा कर रही है और वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट है। अब एक बार सोच के देखिए कि एक सिटिंग सेंट्रल मिनिस्टर की वाइफ सरेआम अपने पति पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगा रही थी और एक विदेशी पत्रकार को आईएसआई का एजेंट बता रही थी। मगर अगले ही दिन 16 जनवरी को स्थिति को संभालने की कोशिश की गई, जिसमें शशि और सुनंदा की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि उनके बीच सब कुछ ठीक है और वो दोनों एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं। और बात को ये बोलकर खत्म किया गया कि सुनंदा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आराम की ज़रूरत है, क्योंकि उनके सरकारी बंगले में रेनोवेशन का काम चल रहा था। इसलिए दोनों दिल्ली के 5 स्टार होटल द लीला पैलेस के रूम नंबर 345 में ठहरे हुए थे। और फिर आई वो रात जिसके अंधेरे ने सुनंदा के जीवन का दिया हमेशा के लिए बुझा दिया। 17 जनवरी 2014 के दोपहर तक सुनंदा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और शाम को जब शशि थरूर आईईसीसी की मीटिंग खत्म करके होटल वापस लौट रहे तो उन्होंने देखा कि बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, लेकिन सुनंदा अपने बेड पर लेटी हुई है। उन्होंने चादर हटाई और उन्होंने जो देखा वो थरूर की लाइफ को हमेशा के लिए मोड़ने वाला था। सुनंदा का शरीर एकदम ठंडा और बेजान पड़ा था। होटल के स्टाफ को बुलाया गया, पुलिस पहुंची और सुनंदा पुष्कर को डेड घोषित कर दिया गया। जिसने भी ये बात सुनी वो इंसान सन्न रह गया था और एक सवाल जिसका जवाब कभी पूरी तरह से मिला ही नहीं। आखिर पिछले 48 घंटे में ऐसा क्या हुआ था? एक 51 साल की महिला, एक लग्जरी होटल, एक बंद प्राइवेट रूम और एक ऐसी डेथ जिसके पीछे सिर्फ 2 दिन पुरानी पब्लिक मैरिटल कंट्रोवर्सी भी शामिल थी। और यहीं से इस कहानी का सबसे उलझा हुआ हिस्सा सामने आता है। प्रारंभिक पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स को लेकर ओवरडोज की पॉसिबिलिटी सामने आती है और कुछ रिपोर्ट्स में सेडेटिव्स, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स और अल्कोहल की कॉम्बिनेशन की बात भी की जाती है। लेकिन इसके साथ ही सुनंदा के शरीर पर इंजरी मार्क्स भी पाए जाते हैं और फिर सवालों का सिलसिला शुरू होता है। अगर ये सिर्फ ओवरडोज था तो बॉडी पर इंजरीज कैसे आईं? और यहीं से एक नया सवाल पैदा होता है कि क्या यही इंजरीज सुनंदा की डेथ का कारण बनी है या फिर इन चोटों का उनकी डेथ से कोई संबंध है ही नहीं। मेडिकल इन्वेस्टिगेशन ने इन सवालों को और कॉम्प्लेक्स बना दिया। जब पॉइजनिंग की बात सामने आई, जो सोर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं उनके अनुसार 10 अक्टूबर 2014 को मेडिकल टीम ने पॉइजनिंग का कंक्लूजन दिया था और फिर 6 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आता है। पुलिस कमिश्नर भीमसेन बस्सी कहते हैं कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर सुनंदा की मौत अननेचुरल थी और पॉइजनिंग के कारण हुई थी। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मर्डर केस रजिस्टर कर दिया कोई अननोन पर्सन के खिलाफ और अब कहानी सुसाइड से मर्डर मिस्ट्री बन चुकी थी। और यहाँ से ये मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है। पुलिस का अनुमान था कि शायद पॉइजन ओरली दिया गया होगा या फिर इंजेक्शन के जरिए। यानी इन्वेस्टिगेटर्स के सामने यह सवाल नहीं था कि सुनंदा की मौत कैसे हुई, बल्कि एक सवाल यह भी था कि आखिर उन्हें जहर किसने दिया था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें अगर इंजेक्शन भी दिया गया था तो वो सवाल आज भी जिंदा है कि ये इंजेक्शन किसने दिया और कब दिया था। साथ साथ ये बात सामने आई कि अगर थरूर उस टाइम मीटिंग में थे तो जब सुनंदा रूम में अकेली थी तो उस होटल के रूम में उस समय
कौन कौन मौजूद था। यही वो पॉइंट था जहां इन्वेस्टिगेशन कई संभावनाओं में बट गई। मेडिकल रिपोर्ट्स में अलग अलग डिस्क्रिप्शंस सामने आने लगे थे। कहीं पॉइजनिंग की बात थी, कहीं ओवरडोज की, कहीं इंजेक्शन मार्क, और एक रिपोर्ट में तो सुनंदा की हथेली पर एक गहरे घाव के होने जैसी बात भी सामने आई थी। बीबीसी की रिपोर्ट में भी लिखा गया कि डेथ का एग्जैक्ट कॉज अनक्लियर रहा, और रिपोर्ट्स में ओवरडोज, पॉइजनिंग और गहरे कट के निशान जैसी अलग अलग फाइंडिंग्स सामने आई थी। अब इस मोड़ तक आते आते सारे सवाल पलट गए। अब सवाल ये नहीं था कि इस केस की मिस्ट्री क्या है, बल्कि सवाल ये था कि किस बात पर भरोसा किया जाए। 2014 में इन्वेस्टिगेशन को लेकर कंट्रोवर्सी तब और बढ़ गई जब एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें इस केस में एक फॉल्स रिपोर्ट देने के लिए फोर्स किया गया था। अब आप खुद सोचिए कि एक तरफ पुलिस कह रही है कि पॉइजनिंग हुई है, दूसरी तरफ मेडिकल फाइंडिंग्स को लेकर विवाद वैसे ही चर्चे में है, और फिर एक डॉक्टर फॉल्स रिपोर्ट का एलिगेशन लगा रहा था। तो एक आम आदमी के लिए सवाल पैदा होना स्वाभाविक है, आखिर सच कौन बता रहा है, मेडिकल साइंस, पुलिस, या फिर जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अलग अलग कंक्लूजन सामने आ रहे थे वो। लेकिन इस मिस्ट्री का एक और बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा अभी बाकी था, सुनंदा की पर्सनल लाइफ। उनकी डेथ से पहले मैरिटल टेंशन की खबरें सामने आई थीं। उनके घर में काम करने वाले एक शख्स ने पुलिस को बताया था कि सुनंदा और थरूर के बीच फोन पर अक्सर आर्गुमेंट्स होते थे, और डेथ से कुछ दिन पहले सुनंदा और पुष्कर के बीच बहुत बड़ी बहस हुई थी। उनके बंद कमरे के अंदर से बाहर आवाजें आ रही थी। सुनंदा चीख चीख कर थरूर से कह रही थी कि वो आईपीएल वाली बात मीडिया के सामने रखेगी और सारे राज वो डिस्क्लोज कर देगी। यह स्टेटमेंट बाद में इन्वेस्टिगेशन और मीडिया स्पेकुलेशन का हिस्सा बनने में बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये एलिगेशन अपने आप में मर्डर का प्रूफ नहीं थी, क्योंकि इसका कोई प्रूफ पुलिस को नहीं मिला या इन्वेस्टिगेटर्स ने इसको कहीं पर भी मेंशन नहीं किया। और यही इस केस की सबसे बड़ी समस्या थी। हर एक नई जानकारी एक नया सवाल पैदा कर रही थी, लेकिन हर सवाल एक फाइनल आंसर तक पहुंचने से पहले ही एक और नया सवाल खड़ा कर देता था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे शशि थरूर इस केस के सबसे चर्चित नाम बनते जा रहे थे, क्योंकि वो सुनंदा के हस्बैंड थे और डेथ से ठीक पहले दोनों की मैरिटल कंट्रोवर्सी पब्लिक हो चुकी थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने बाद में थरूर के खिलाफ चार्जेस की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 2019 में दिल्ली पुलिस ने उन्हें आईपीसी की सेक्शन 498A और सेक्शन 306 के तहत चार्ज करने की मांग की, और अल्टरनेटिवली सेक्शन 302 मेंशन करते हुए उन पर केस फाइल हो जाता है। 2018 में उन पर अबेंडमेंट टू सुसाइड और मैरिटल क्रुएल्टी के चार्जेस लगाए जाते हैं। हालांकि थरूर ने सभी आरोपों से इनकार भी किया, मगर अपने आप को इन इल्ज़ामों में फंसने से नहीं रोक पाए। और फिर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। 18 अगस्त 2021, लगभग 7.5 साल बाद दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने शशि थरूर को सुनंदा पुष्कर की डेथ से जुड़े सभी चार्जेस से डिस्चार्ज कर दिया। कोर्ट के सामने प्रोसिक्यूशन तो था, मगर डिफेंस के हाथ बिल्कुल खाली थे। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई एविडेंस नहीं था जो थरूर को क्रुएल्टी और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से जोड़ सके। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। थरूर के डिस्चार्ज का मतलब क्या था? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि कोर्ट ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया हो कि सुनंदा की मौत सुसाइड थी, और इसका मतलब यह भी नहीं था कि मर्डर का रहस्य जादुई तरीके से सॉल्व हो गया हो, बल्कि इसका मतलब ये था शशि थरूर के खिलाफ लगाए गए क्रिमिनल चार्जेस और ट्रायल चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाए गए, जिससे कि उन पे कोई केस चलाया नहीं जा सकता था। डिस्चार्ज होना और किसी की मौत का फाइनल कॉज एस्टेब्लिश होना, दोनों बातों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। थरूर के डिस्चार्ज के बाद एक सवाल जो सामने आता है वो ये था कि क्या केस ख़त्म हो गया था, जिसका जवाब 2022 में जाकर मिलता है नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करते हुए 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के डिस्चार्ज ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन पिटीशन डाली। हाई कोर्ट ने इस चैलेंज पर नोटिस जारी किया और यह मामला आगे भी चलता रहा। और अगर मैं
सबसे इंटरेस्टिंग बात करूं तो वो ये है कि मैंने इस केस का लेटेस्ट अवेलेबल कोर्ट रिकॉर्ड देखा है, चेक किया है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस शशि थरूर पिटीशन 819/2022 अभी प्रोसीडिंग में है। 7 मई 2026 मतलब पिछले कुछ दिनों में ही कोर्ट ने इसको 24 जुलाई 2026 के लिस्ट में डाला था। इसलिए आज इस कहानी को सिंपली यह कह देना कि थरूर बरी हो गए और केस खत्म हो गया, ये कोई पूरी तस्वीर नहीं होगी। लेकिन उतना ही गलत ये कहना भी होगा कि थरूर ने ही सुनंदा की हत्या की है, क्योंकि अवेलेबल कोर्ट रिकॉर्ड्स ऐसा साबित नहीं कर पाए, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं कर पाए। तो अब वापस उस रात में चलते हैं जहां सुनंदा अपने कमरे में मौजूद थी। 17 जनवरी 2014, एक होटल रूम, एक मृत महिला, कुछ दिन पहले हुई मैरिटल कंट्रोवर्सी, मेडिकल रिपोर्ट्स में कॉन्ट्राडिक्शंस, पॉइजनिंग की बातें, इंजरी मार्क्स, इंजेक्शन मार्क्स की रिपोर्ट्स और एक डॉक्टर का प्रेशर का एलिगेशन, पुलिस की मर्डर थ्योरी, फिर अपने ही हस्बैंड पर चार्जेस और लास्ट में कोर्ट की तरफ से क्लियर डिस्चार्ज। तो आखिर सुनंदा पुष्कर की मौत का सच क्या था? क्या उन्होंने खुद अपनी जान ली थी? क्या उनकी मौत ड्रग या पॉइजनिंग की वजह से हुई थी? क्या किसी ने उन्हें पॉइजन दिया था? क्या इंजरीज किसी स्ट्रगल की निशानी थी या फिर मेडिकल इन्वेस्टिगेशन की कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस ने एक नेचुरली कॉम्प्लिकेटेड डेथ को मिस्टीरियस बना दिया? इनमें से किसी एक भी पॉसिबिलिटी को आज पक्के तौर पर फैक्ट की तरह पेश करना ईमानदार इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, क्योंकि इस केस की सबसे बड़ी सच्चाई शायद यही है कि हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं लेकिन हर सवाल का फाइनल आंसर नहीं है। इन सब थ्योरीज के बीच असली सच क्या था? दिल्ली पुलिस ने सालों तक जांच की, सस्पेक्ट के लाई डिटेक्टर टेस्ट कराए गए, सुनंदा के विसरा सैंपल को भारत से अमेरिका की FBI लैब में भेजा गया। मकसद बस यह पता लगाना था कि उनके शरीर में ऐसा कौन सा जहर था जो समझ नहीं आ रहा था। क्या वो कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे पोलोनियम था या फिर कोई ऐसा दुर्लभ जहर जो भारतीय लैब में नहीं पकड़ पा रहा था। लेकिन FBI की रिपोर्ट में भी किसी दुर्लभ जहर की पुष्टि नहीं हो पाई। सालों की जांच, दर्जनों गवाहों के बयान और सैकड़ों पन्नों की चार्जशीट के बाद भी दिल्ली पुलिस कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। मई 2018 में दिल्ली पुलिस ने आखिरकार अपनी चार्जशीट दाखिल की, लेकिन हैरानी की बात यह थी पुलिस जिस केस को मर्डर मानकर जांच कर रही थी, चार्जशीट आते आते वो केस हत्या से बदलकर पति द्वारा प्रताड़ना और खुदकुशी के लिए उकसाने में बदल गया था। शशि थरूर पर मुख्य आरोपी के रूप में आरोप तय किए गए। पुलिस का कहना था कि थरूर के व्यवहार में क्रूरता के कारण सुनंदा ने अपनी जान दी है। तो दोस्तों 18 अगस्त 2021 को भले ही कानून की किताबों में यह केस बंद हो गया हो, लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़ा है। अगर शशि थरूर बेकसूर हैं, जैसा कि कोर्ट ने भी माना है, तो फिर सुनंदा पुष्कर के शरीर पर वो 15 चोटों के निशान और काटने का निशान कहाँ से आया? अगर वो खुदकुशी थी तो उनके शरीर में जहर या ड्रग्स का सही सोर्स क्या था? और क्या वाकई में वो कोई ऐसा राज जानती थी जो कभी दुनिया के सामने अब नहीं आ सकता? होटल लीला का कमरा नंबर 345 आज भी उन राजों को अपने दरवाजे के पीछे दबाए बैठा है। सुनंदा पुष्कर की मौत आज भी भारतीय इतिहास की सबसे रहस्यमयी और दर्दनाक गुत्थियों में से एक बनकर रह गई है। आपकी इस केस के बारे में क्या राय है? क्या यह एक दुखद खुदकुशी थी या फिर कोई सोची समझी साजिश? अगर आपको यह केस स्टडी और हमारी रिसर्च पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्राइम एंड मिस्ट्री से जुड़े ऐसे ही अनसुलझे मामलों को गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल क्राइम एंड कॉन्शियसनेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मैं हूं सौरभ सिंह, जल्द मिलूंगा मैं आपसे एक और खौफनाक और अनसुलझी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।